राइट। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्राइड के जो थॉट प्रोसेस है उसमें तीन एस्पेक्ट हैं साइकी के। एक को वो कहते हैं टोपोग्राफिक मॉडल, दूसरे को कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल और तीसरे को कहते हैं साइकोजेनेटिक मॉडल। हमने डिस्कस किया है कि टोपोग्राफिक मॉडल में उनका जो आइडिया है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वो डिस्कस किया हमने। और जो स्ट्रक्चरल मॉडल में हमने इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे जो इद सेटिस्फाई नहीं होने से जो एंग्जाइटी होती है और सुपर ईगो सेटिस्फाई नहीं होने से जो गिल्ट होता है, उससे बचने के लिए ईगो जो हथकंडे अपनाता है, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं। रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या करते हैं कि जब हम जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उसको दबाते हैं ताकि वो कॉन्शियस में नहीं आ जाए, इस प्रोसेस को रिप्रेशन कहते हैं। जैसे एक टर्म और अभी हम थोड़ा सा साइकोजेनेटिक मॉडल में देखेंगे, इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होती है कि जो सन का मदर के प्रति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और डॉटर का फादर के प्रति जो होता है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको जो दबाया जाता है ताकि जो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करने वाला सुपर ईगो जो है वो गिल्ट की तरफ न ले जाए, ये जो प्रक्रिया है वो रिप्रेशन की प्रक्रिया है। डिनायल। डिनायल जो है वो एक्सटर्नल इवेंट को ब्लॉक करने की प्रक्रिया है। तो इस सिचुएशन में जो व्यक्ति है वो ये रिफ्यूज़ कर देता है कि वैसा कुछ एक्सपीरियंस कर भी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ड्रिंकिंग जो है वो इंजूरियस हो सकती है। जो स्मोकर्स हैं वो ये मानते ही नहीं है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तब होता है कि जब आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक यू somebody hates someone, but then that person tells that actually it's other person who hates that person, you know। तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रोजेक्शन है। आप अपनी जो फीलिंग को या थॉट्स को लेकर अनकंफर्टेबल हैं वो किसी और पे प्रोजेक्ट करते हैं। आप एक्स को पसंद नहीं करते, लेकिन एक्स को न पसंद करना आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप ये प्रोजेक्ट करते हैं कि बेसिकली एक्स जो है वो आपको पसंद नहीं करता। ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, कि आप आपकी बॉस ने आपको डांटा है, आप उसके दोबारा आप तो नहीं डांट सकते उसको, यू कांट शाउट बैक ऑन दैट पर्सन, लेकिन आप आते हैं और रास्ते में जो कुत्ते का पिल्ला मिलता है आप उसको लात मारते हैं, या घर में आते हैं और छोटा बच्चा कोई छोटी सी बदमाशी कर रहा होता है, शरारत कर रहा होता है, आप उसको थप्पड़ मारते हैं। तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है कि एग्रेशन का जो इम्पल्स है, एक्चुअली आपका एग्रेशन आपके बॉस के प्रति था, लेकिन बॉस आपका जो ईद था वो तो कह रहा था कि अपने में बॉस को थप्पड़ मारो, लेकिन आप बॉस को नहीं मार सकते, आपके ईगो ने रोका। उसने बोला बेटा कोई बात नहीं, किसी और को मार लेना, तो आप कुत्ते को या अपने बच्चे को मार लेते हो। वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आप गुस्सा अपना जब आप तकिए पे निकालते हो, तकिया फाड़ देते हो या दीवार पे सिर मारते हो, तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब आप कोई इम्पल्स को सेटिस्फाई करते हो किसी सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट के द्वारा। रिग्रेशन क्या है? जब आप व्हेन यू मूव बैक इनटू साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज फेस्ड विद स्ट्रेस। जैसे बहुत लोग बड़े होने पे भी ऐसा देखा गया है कि वो अंगूठा चूसना या बिस्तर गीला कर देना, क्योंकि उसमें जो एक कंफर्ट है हॉस्पिटल में जाने का, वो उसको आप अवेल करना चाहते हैं। तो मूविंग बैक टू साइकोलॉजिकल टाइम्स कॉल्ड रिग्रेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन, जब आप देखो, ये सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट एक जैसा ही है, बट फ़र्क क्या है वो समझने की कोशिश करें। सब्लिमेशन ये है कि किसी के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड होना यदि निगेटिव तरीके से व्यक्त होती है तो रेप में कन्वर्ट हो जाती है, और पॉजिटिव तरीके से व्यक्त होती है तो एक बहुत अच्छा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग या बहुत अच्छी पेंटिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्लिमेशन क्या है कि आप किसी भी
इम्पल्स को सेटिस्फाई करते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन सोशली एक्सेप्टेबल वे में। जैसे बहुत लोगों को जानता हूँ कि उनका किसी चीज़ के प्रति क्रोध है, तो उसमें अपना सिर सिर नहीं फोड़ते, जिसके प्रति क्रोध है उसको इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट करते हैं। तो वो सब्लिमेशन है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि जैसे एग्रेशन का इमोशन जो है उसका सबसे बढ़िया जो सब्लिमेशन है वो स्पोर्ट्स है, क्योंकि वो एग्रेशन जो है वहाँ पर आपकी निकल जाती है। तो आप किसी व्यक्ति को ठोकर मारने के बजाय फुटबॉल को ठोकर मारते हो, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट से, वो इम्पल्स जो है वो निकल जाती है, और ये कंस्ट्रक्टिव तरीका है। कुछ और मैकेनिज्म है जैसे रेशनलाइजेशन। उसमें आप क्या करते हो, फैक्ट्स को रेशनलाइज कर लेते हो, ताकि जो इम्पल्स है वो उसकी थ्रेटनिंग पावर जो है, उसकी डिग्री ऑफ फीलिंग ऑफ थ्रेट जो है वो कम हो जाता है। उसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब आप तर्कों से खुद को समझा लेते हैं, वो रेशनलाइजेशन है। और दूसरा रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन जो है वो डिनायल का नेक्स्ट रूप है। डिनायल तो आप रिफ्यूज कर देते हो मानने से। रिएक्शन फॉर्मेशन ये है कि आप उसका बिल्कुल उल्टा करते हो। जैसे जो हिंदू मुसलमान से घृणा करता है, मुसलमान हिंदू से घृणा करता है, यदि फ्राइड की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। मतलब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं जो हूँ वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे कम्युनिटी में नॉनवेज खाना असली इंसान होने की निशानी है, और मैं उनमें एक्सेप्टेबल बनना चाहता हूँ। मैं अंदर से अपने आप को वेजिटेरियन फील करता हूँ, लेकिन लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए मैं लोग जितना नॉन वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हैं, मैं उसका डबल फॉलो करता हूँ। तो एक तरह से रिएक्शन फॉर्मेशन है। बेसिकली आई शुड हैव सिंपली डिनाइड इट एज एन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, बट आई गो ऑल आउट। मतलब जैसे मैं हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप का जो मैंने एग्जांपल दिया था, यदि हम उसी पे मैं वापस जाऊँ तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, a person of one religion hates another person of another religion simply because deep down that person loves that other person. But hating is more acceptable, so he goes all out and he takes all extreme efforts to convince himself and convince others in the community that actually he hates, but primarily deep down he loves that other person. So reaction formation, और ये टिपिकली देखा गया थोड़ा, ये तो मैंने सोशल एंगल में देखा, पर्सनल लेवल पे भी, कि ए गर्ल हु हेट्स हर मदर और ए मदर हु हेट्स अ गर्ल वुड शो एक्स्ट्रा लव इन ऑल सोशल सिचुएशन। तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म थे। अब हेल्दी साइकी क्या होगी? हेल्दी साइकी होगी कि जब ईगो कंट्रोल में होगा तो हेल्दी साइकी होगी। और न्यूरोटिक साइकी क्या होगी? जब आपका जो सुपर ईगो है वो एंग्जाइटी या गिल्ट की तरफ ले जाता है। ईद सेटिस्फाई नहीं होगा तो एंग्जाइटी होगी, सुपर ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा तो गिल्ट होगा। तो जब ईगो जो है वो इंचार्ज नहीं रहता है तो साइकी न्यूरोटिक हो जाती है। तो ये दो एस्पेक्ट हुए। फाइनली हम देखते हैं साइकोजेनेटिक मॉडल कि आखिर ये सब डेवलप कैसे होता है। तो ये फ्राइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, वो हमको समझने की ज़रूरत है। 5 स्टेजेस की बात करता है फ्राइड। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। ओरल स्टेज बर्थ से 2 साल तक की एज, एनल स्टेज 15 से महीने से 3 साल, मतलब 1.5 से 3 साल के बीच का जो पीरियड है लगभग। फैलिक स्टेज 3 से 6 साल, लेटेंसी स्टेज 6 से प्यूबर्टी तक, जेनिटल स्टेज प्यूबर्टी से आगे एडल्टहुड तक। अब इसमें होता क्या है? ओरल स्टेज में जो एरोजेनस जो जोन है वो ओरल है। ईसोफेगस इसको कहते हैं, मुंह वाला जो इलाका है, जहाँ पर टेस्टिंग सकिंग आप देखते होंगे, छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ मिलती है तो मुंह में डालता है। और यदि इस स्टेज की जो ड्राइव्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होते
तो जो प्रॉब्लम आती है उसको फिक्सेशन कहते हैं। उसमें एग्रेशन पे डिपेंडेंसी हो जाती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग, नेल बाइटिंग, इस तरह के जो टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, वो ओरल स्टेज में ही जब हम फिक्सेटेड हो जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। एनल स्टेज में जो है बॉवल एक्शन, ब्लैडर एक्शन पे होता है। आपको पता है टॉयलेट ट्रेनिंग का जो पीरियड है बच्चों में वो यही है, 15 महीने से 3 साल के बीच में है। तो यदि प्रॉपर केयर नहीं है बच्चे की, मतलब जब बच्चा फीकस बाहर करना चाहता है और उसको रोकने के लिए कहा जाता है, या जब वो बाहर नहीं कर सकता उसको ज़बरदस्ती बाहर करने के लिए कहा जाता है, तो उस स्टेज में जो सिचुएशन है वो एनल स्टेज की है। और एनल एक्सपल्सिव और एनल रिटेंटिव, ये दो तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखी गई हैं यदि बच्चा यहीं पर फिक्सेट हो जाता है तो एनल एक्सपल्सिव पर्सन जो है वो मेसी, वेस्टफुल, डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। एनल रिटेंटिव जो ऑर्डरली, रिजिड और ऑब्सेसिव होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। फैलिक स्टेज, अब फोकस जो है वो जेनिटल पे आ जाता है। मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंसेस हैं वो उसके प्रति अवेयरनेस शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति एक तरह की अफेक्शन शुरू हो जाता है। तो यूजुअली देखा गया है कि जो लड़के हैं वो अपने फादर को पसंद नहीं करते क्योंकि उनको फादर कॉम्पिटिटर जैसा लगता है। लड़कों का जो है वो मदर की तरफ झुकाव है। और तो ये जो स्टेज है वो फैलिक स्टेज है। और मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स का जो झुकाव है वो फादर्स की तरफ जाता है, जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप इन टर्म्स के बारे में और इंटरनेट पे थोड़ा देखिए कि इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। लेटेंसी स्टेज 6 साल से लेके प्यूबर्टी तक का पीरियड है, जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं और इंटेलेक्चुअल और सोशल परस्यूट्स पे आ जाता है। लेटेंसी छुपा हुआ, दबा हुआ, इसका मतलब ही होता है। और यही स्टेज है जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डेवलप करने का जो पीरियड है वो यहीं पे हो जाता है। और उसके बाद जो है वो जेनिटल स्टेज है, वो प्यूबर्टी थ्रू एडल्टहुड पे है। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स रिन्यूड हो जाती है, रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप हो जाती है। और इस स्टेज में यदि कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है तो वो आगे के स्टेज तक भी हमारी जो अनहेल्दी सेक्सुअल ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरेशन इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल है वो रहती है, और हम सेक्सुअलिटी को लेकर हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं। देखिए फैलिक और जेनिटल, इसमें फ़र्क जो ये है कि जेनिटल में जो है इंटरकोर्स फोकस हो जाता है, और फैलिक स्टेज में जो है वो सिर्फ फोकस जो है वो जेनिटल की सेटिस्फैक्शन पे होता है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। इसी को दूसरे तरीके से देखें कि जो ओरल स्टेज है, बिल्कुल शॉर्ट में हम देख रहे हैं बर्थ से 1 साल, पिछले में मैंने आपको 2 साल कहा था, थोड़ा थोड़ा ये गैप आपको अलग अलग टेक्स्ट में मिलेगा, बट जनरली बर्थ से 1 साल वाला। एरोजेनस पार्ट जो है वो माउथ है। एनल स्टेज में एरोजेनस जोन जो बॉवेल और ब्लैडर कंट्रोल वाला जो एरिया है। फैलिक स्टेज में जो जेनिटल्स है एरोजेनस जोन। लेटेंट स्टेज में लार्जली ये इनएक्टिव है, और जेनिटल स्टेज में जो है वो मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट में हमको दिखाई पड़ता है। और जैसे मैंने कहा था कि फिक्सेट हो जाए दी ओरल, फिक्सेट आप समझ गए हैं कि उस स्टेज पर जो वो इंस्टिंक्ट्स सेटिस्फाई होने चाहिए थे नहीं होते हैं, तो फिक्सेशन हो जाता है। और उसके कारण जो है वो हम देख रहे हैं कि ओरल स्टेज में फिक्सेशन जब फोर्सफुल फीडिंग होती है या डिप्रिवेशन होता है, मतलब जब मुंह में कुछ डालने की इच्छा नहीं हो तभी भी डाला जाता है, जब डालने की इच्छा हो और ना दिया जाए, डिप्रिवेशन हो, या दूध जो है वो अर्ली वीनिंग हो, उसको पिलाना बंद कर दिया गया हो, तो वो फिक्सेशन हो जाती है। और स्मोकिंग, डिपेंडेंसी, एग्रेशन उस पीरियड में यदि नहीं, यदि फिक्स प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई है, तो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुए हैं टास्क, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। टू हार्स या टू लैक्स एनल स्टेज में जब ट्रीटमेंट होती है तो फिर आगे अब मैंने आपको कहा था एक्सपल्सिव, और ये जो पीछे टर्म्स मैंने आपको डिस्कस किया था, एनल एक्सपल्सिव और एनल रिटेंटिव, तो वो सिचुएशन हो जाती है। फैलिक एबनॉर्मल फैमिली सेटअप से भी इस तरह से चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। फादर और मदर के प्रति जो घृणा या अनकॉन्शियस लेवल पे जो
पसंद नहीं करने की जो फीलिंग्स हैं वो वहाँ पर डोमिनेट कर जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें देखेंगे ओरल फिक्सेशंस के एग्जाम्पल हैं, कुछ एनल फिक्सेशंस के एग्जाम्पल हैं और कुछ फैलिक फिक्सेशंस के एग्जाम्पल हैं। ओवरऑल देखें तो फ्राइड की थियरी एक्सप्लेन करती तो है बिहेवियर को, आपको कई थियरी बड़ी अपीलिंग भी लगती होगी, कई एक्सेप्टेबल नहीं भी लगती होगी, लेकिन साइकोलॉजिकल थियरी में एक जो गुण होना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑल्सो, तो प्रिडिक्शन में ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है। इन थ्योरी को ना प्रूव किया जा सकता है ना रिफ्यूट किया जा सकता है, तो अनफॉल्सिफाइबल है। जैसे अनकॉन्शियस माइंड होता है, ये हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। ये कुछ ही लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उनके बेस पर उन्होंने थियरी बना दी। अधिकतर लोग साइकोलॉजिकली सिक थे जो इनसे मिलते थे। तो एक आलोचना ये होती है कि जो साइकोलॉजिकली सिक लोग हैं उनके एनालिसिस के बेस पे आप जनरल ह्यूमैनिटी के बारे में थ्योरी नहीं बना सकते। और एक रिसर्च बायस तो है ही, क्योंकि आप उनके जो पेशेंट्स आते थे उनके लाइफ के जो पार्ट्स तो उनकी थ्योरी को सूट करते थे वही रिपोर्ट किया है उन्होंने। हो सकता है उनके जो बयान होंगे उनके पेशेंट्स के कई ऐसे पार्ट्स भी होंगे जो उनकी थ्योरी से मेल नहीं खाते होंगे, शायद उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया हो। तो वी कैन से कि रिसर्च बायस भी उनमें दिखती है। तो ये थे फ्राइड। तो आपको जो मुख्य चीज़ें याद रखनी है इसमें वो स्ट्रक्चरल, टोपोग्राफिक और जो साइकोजेनेटिक मॉडल में जो टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, ईगो डिफेंसेस के बारे में जो मैंने डिस्कस किया है, वो टर्म्स आपने बार बार रिवाइज करना।